हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में ही पढ़ रहे थे हम तो लास्ट हम कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले एक छोटा टॉपिक है वो हमें जरूर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि क्या टॉपिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर जो है आपके वो जनरली -3 से लेके +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ नाइट्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 ये सारे के सारे ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में। लेकिन जो फास्फोरस है और बाकी जो मेंबर्स बच गए वो जनरली पसंद करते हैं शो करना +3 से एंड +5 ऑक्सीजन स्टेट। नाइट्रोजन जो है वो +5 जनरली बहुत कम शो करता है, शो नहीं कर सकता है जनरली इतना +5 का ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां हमें नाइट्रोजन का जो है +5 ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलता है, बट हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल जो मैं दे सकता हूँ उसको आपको N2O5 दे सकता हूँ। यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है नाइट्रोजन का, इसमें ये आपका +5 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल आपको नाइट्रोजन के जीरो की बात करें तो N2 में 0 होता है आपका। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग जो है ऑक्सीजन स्टेट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे +1 की बात करें तो N2 आपका हो सकता है इस तरीके से। -1 की बात करें तो -1 के लिए आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, NH2OH। तो अलग अलग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन जो है इसकी टेंडेंसी होती है कि आपका -3 से +5 तक का ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। दैट मीन्स कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 2 भी गेन कर सकता है, 1 भी गेन कर सकता है, या खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कुछ भी गेन लूज नहीं कर रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस केस में ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे भी सकता है। ठीक है, तो बस जरूरी है कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तभी ऐसा पॉसिबल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो +5 तक आपको पहुंचा दे। ठीक है, तो ये बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो आपका होता है वो -3 से +5 तक का ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। फास्फोरस भी कुछ कंपाउंड में शो कर देता है भैया -3 का और -1 का। जैसे अगर हम बात करें कंपाउंड फास्फोरस का होता है P2H4। इस कंपाउंड में जो फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट होता है वो -3 का होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर जो फास्फोरस आपका है वो आपका -1 का ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकता है। हालांकि फास्फोरस नहीं करता है, जनरली नाइट्रोजन ही करता है। फास्फोरस सिर्फ आपका -3 का ही ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट जो आपके हैं वो आपके +3 एंड +5 दो ही ऑक्सीजन स्टेट जो है वो आसानी से शो कर सकते हैं। और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप आपके +3 की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज करती है। अब इसका रीजन क्या दोगे आप? बड़ा आसान सा रीजन है। रीजन ये है क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका काम में आ जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम किसी की बात कर सकते हैं, आर्सेनिक की बात कर सकते हैं कि आर्सेनिक वाले केस में क्या होगा 5s2 और 5p3 आपको मिलेगा, है ना। 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिनट, 4 मिलेगा सॉरी। तो 4s2 4p3 मिलेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो वैसे तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 दे सकता है, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट आने की वजह से सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज कर पाता है। और इसी वजह से ये आपका जो जनरल फॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट है आर्सेनिक का वो ये +3 का शो कर पाते हैं, +5 का नहीं। तो डाउन द ग्रुप आपको मैं वही कह रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप जाने पर आपका +3 का ऑक्सीजन स्टेट जो है वो बढ़ता है और +5 का जो ऑक्सीजन स्टेट आपका है वो डिक्रीज करता है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो भैया अगर आपसे कोई पूछे कि क्या NF5 एग्जिस्ट कर सकता है, आंसर इज नो। NCl5 एग्जिस्ट कर सकता है, आंसर इज नो। रीजन क्या है? रीजन ये क्योंकि नाइट्रोजन के पास, क्योंकि देखिए इसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद इसके पास क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये आपका इनके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता ऑर्बिटल्स। और अगर ओवरलैपिंग ही नहीं करेंगे तो उस केस में जनरल सी बात है बॉन्ड बनेगा कैसे, कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कैसे। तो NF5 या NCl5 जैसा कोई कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट
नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ PCl5 हमने पढ़ा हुआ है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, PBr5 एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, तो ये सब कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है आपके 5 स्टेट में वो बहुत ही रेयर है। जैसे मैंने बताया बस आपको ये कि N2O5 इस तरह कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी कंपाउंड आपके एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक टॉपिक था आपका ऑक्सीजन स्टेट का, ये आपको मैंने डिस्कस कर दिया, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी इससे आगे वाले आने वाली प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके अलावा मंदस्टर कहाँ गया, इसके अलावा एक चीज और आपको जो ध्यान में रखनी है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वो जो है इन सभी एलिमेंट्स में नाइट्रोजन जो होती है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये जनरली आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका रीजन क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस क्यों है, ये बाकी सब सॉलिड क्यों है? एक तो ये बात, दूसरी बात नाइट्रोजन जो होती है बहुत इनर्ट गैस होती है, ये रिएक्शन बहुत कम करती है, लेकिन ये खासकर रिएक्शन कर लेते हैं, ये इनर्ट नहीं होते हैं, नॉट इनर्ट। तो ये दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इन दोनों बातों का रीजन क्या, रीजन जनरली सा सेम सा रीजन आपका है कि ये गैस क्यों है और ये सॉलिड क्यों होते हैं, दूसरा वो इनर्ट क्यों है इतना, और ये इतना इनर्ट क्यों नहीं है। तीसरा हम अगर बात करें कि भाई जो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है आपकी वो नाइट्रोजन के केस में ज्यादा होती है, लेकिन इन केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की वैल्यू होती है आपकी वो बहुत कम होती है। तो इन सब का क्या रीजन है वो हमें समझना है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए इसका क्या रीजन हो सकता है, तो बड़ा आसान सा रीजन है। रीजन ये है कि नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ ही या बाकी मेंबर्स के साथ एलिमेंट्स के पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, बड़ी आसानी से, और दोनों नाइट्रोजन के बीच में तो बड़ी अच्छी पी पाई बॉन्डिंग होती है, तो इस तरीके से आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ठीक है, तो पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से जो नाइट्रोजन का आपका एलिमेंट है ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है और मॉलिक्यूल बना लेता है बहुत स्ट्रॉन्गली, तो इसलिए ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर बाकी केसेस में बात करें हम, जैसे P4 की बात हो गई, तो फास्फोरस के अंदर पी पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये बहुत सारे फॉस्फोर के साथ एसोसिएट होता है, तो एक केस में क्या करता है 4 फास्फोर के साथ एसोसिएट करके सिंगल बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से क्या होता है, ये एसोसिएट ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है इसके अंदर, पैकिंग अच्छी सी होगी, इसलिए क्या करते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहीं से हमें साफ दिख रहा है, देखिए क्योंकि ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी, क्योंकि 3 बॉन्डों को ब्रेक करना है आपको, तो क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, इसी वजह से वो क्या होते हैं आपके बहुत इनर्ट भी होते हैं। लेकिन क्योंकि यहां हमें सिंगल बॉन्ड को ही ब्रेक करना है, तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी, और क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इस वजह से ये थोड़े से एज कंपेयर टू नाइट्रोजन तो रिएक्टिव अच्छे होते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से फास्फोरस वगैरह के कंपाउंड्स आपको ज्यादा मिलते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड आपको थोड़े से कम मिलते हैं, क्योंकि वो इनर्ट होता है, ये एक्टिविटी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, फास्फोरस और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता भाई, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ पी पाई बॉन्ड ही बना सकता है। बाकी जो एलिमेंट्स आपके हैं वो पी पाई डी पाई बना सकते हैं, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये बना ही नहीं सकता है। रीजन आपको पता ही है क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि पी पाई डी पाई बनाने के लिए क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होने चाहिए, तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होते नहीं है, तो वो पी पाई डी पाई तो कभी नहीं बनाएगा। हाँ, वो पी पाई बड़ी आसानी से बना सकता है, या उसका पी पाई जो पी ऑर्बिटल है जो किसी डी के साथ ओवरलैप शायद ना कर पाए। लेकिन यहां पर क्या है, फास्फोरस और बाकी केसेस में क्योंकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की बॉन्डिंग जो है, सिग्मा बॉन्ड तो बना सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके अलावा और किस तरह का बॉन्ड है जो आपके इन नाइट्रोजन फैमिली में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स थे जो काम के थे आपके। अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे आगे आते हैं, जो आपका काम का टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं कि हमें क्या डिस्कस करना है। फिर बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन
फैमिली। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ये हमें पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 तरह के एलिमेंट्स के साथ हमें जनरली रिएक्शन पढ़नी होती है, जिसमें हमारा एयर और ऑक्सीजन आती है, या हाइड्रोजन आती है, या हेलोजेंस आते हैं, और मेटल्स वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले इसी में हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, नाइट्रोजन फैमिली के सारे मेंबर जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और रिएक्शन करने पर वो क्या बनाते हैं, रिएक्शन करने पर वो आपके हाइड्राइड्स जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने पढ़ा ये NH3 आपने पढ़ा हुआ है, अमोनिया हम बोलते हैं इसको, है ना। PS3 हमने सुना है, फोस्फिन बोलते हैं इसको। ठीक है, ASH3 बन सकता है, आर्सेन बोलते हैं इसको। इसके अलावा SbH3 बनता है। ठीक है, और इसके अलावा BH3 बनता है। तो ये सारे हाइड्राइड जो हैं हमारे, ये हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टीबाइन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, बिस्मिथाइन बोल सकते हैं। तो ये हाइड्राइड्स हैं हमारे, जो कि बनते हैं जब नाइट्रोजन या उसका कोई भी मेंबर जो है वो आपका रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, बनते कैसे हैं, मेथड क्या बनने का, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। होना क्या है, होना ये है कि हमें इनके मेटल के कंपाउंड्स जो हैं वो लेने हैं, और उनकी हाइड्रोलिसिस करनी है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड्स। बाइनरी मतलब तो, है ना, बाइनरी मेटल कंपाउंड्स, उसके साथ आपको इसकी रिएक्शंस करवानी है। जिसमें एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का नाइट्राइड है कोई Mg3N2। ठीक है, इसमें नाइट्राइड क्या होता है, N3 नेगेटिव होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है, और सॉरी N3 नेगेटिव होता है, और ये हमारा नाइट्राइड आयन होता है। तो ये नाइट्राइड आयन में आयनिक बॉन्ड होता है। तो क्या करते हैं, जब इसके हम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एक तो हमें बेस मिलता है यहाँ से, तो बेस क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और साथ में हमें अमोनिया गैस जो है वो मिलती है। तो यहाँ से हमें अमोनिया मिल गया। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हमारा है ये क्या है, मेटल कंपाउंड है इन्हीं एलिमेंट्स का। इसी तरीके से मान लीजिए आपको फास्फोरस का बनाना होता तो आप कैल्शियम ले सकते हो, है ना, Ca3P2। और मैंने बताया था कि फास्फोरस पर भी -3 चार्ज हो सकता है। तो ये देखिए, इस केस में फास्फोरस पर आपका -3 चार्ज होता है, और जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में PH3 जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐसे ही आप हर एलिमेंट का कोई भी मेटल कंपाउंड आपको दिखे, आप आसानी से इसकी रिएक्शन जो है कर सकते हो। एसिड के साथ भी आप कर सकते हो, जैसे आप जिंक का एग्जांपल लेते हो, जिंक आर्सेनाइड लेते हो आप इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन अगर आप HCl से कर लेते हो तो यहाँ से आपको जिंक क्लोराइड मिलेगा, और साथ में आपको ASH3 मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल से जो आपको दे रहा हूं मैं। अगर आपको ऐसी कोई भी रिएक्शन दिखे जहां पर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स आपको मेटल्स के साथ दिख रहे हैं, और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ दिख रहा है या एसिड को लिखा हुआ दिख रहा है, तब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेंगे, उसके एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। तो ये आपका एक पहला मेथड था, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से, इसको मत भूलिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। और भी हमें छोड़ दिए, जैसे मैंने बिस्मिथ के लिए बताया है आपको, या एंटीमनी के लिए बताया मैंने आपको, बट वो आप ट्राई कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे बुक्स के अंदर भी। बट मेरा काम समझाने का, मैंने आपको वो अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इसमें एक मेथड और हो सकता है आपका, वो भी बड़ा सा अच्छा मेथड है। क्या मेथड है हमारा, वो देख लेते हैं। देखिए, अगर हम ट्राइक्लोराइड्स यूज करते हैं इन एलिमेंट्स के, जैसे मान लीजिए मैं NCl3 लेता हूं और इसकी मैं रिएक्शन करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये आपको यहाँ से NH3 जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा आपको ALH3 मिलता है, और साथ में LiCl मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड।
तो हमें तो इससे मतलब नहीं है, हमें तो मेन तो इसी से मतलब है। तो ये अमोनिया गैस जो है आपकी वो बनती है अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं। तो PCl3 अगर लेते हैं ऐसे ही मान लीजिए, तो PCl3 वाले केस में क्या करोगे आप, वहीं से आपको PH3 मिल जाएगा, साथ में आपको AlH3 मिल जाएगा, साथ में आपको लिथियम क्लोराइड मिल जाएगा। सो दीज आर सम मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हालांकि प्रिपरेशन मेथड इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज हमें पढ़नी है वो आप ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत काम की चीज है। इन हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें डिस्कस करनी है, इन्हीं से क्वेश्चन पक्का आपको पेपर मिलता है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। एक तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। इसका क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलता है पेपर में, बॉन्ड एंगल का। इसके अलावा दूसरा जो आप पढ़ोगे थर्मल स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, इनकी हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है या घटती है वो आपको पता होना चाहिए विद रीजन। इसके अलावा रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका आता है, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा यहीं से हम बेसिक कैरेक्टर बता सकते हैं उसका, ठीक है। और इसके अलावा एक जो प्रॉपर्टी और पूछ सकते हैं आपसे, वो पूछ सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आपको पता होने चाहिए अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपस में इनका बहुत रिलेशन होता है, खासकर इन तीनों का तो बहुत ज्यादा रिलेशन आपका मिल सकता है आपस में। यहां से भी आप बता सकते हो कि क्या कैसे करना है आपको, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपका पेपर में यहाँ से आपको बहुत मिलता है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम अबाउट द बॉन्ड एंगल जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए मुझे इसको पहले साफ करना पड़ेगा और साफ करने के बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल्स की इन हाइड्राइड्स की, तो डाउन द ग्रुप जो होता है बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या करता है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स वो डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, अमोनिया का होगा, उसके बाद उससे कम PH3 का, उससे कम आर्सेनिक हाइड्राइड का, उससे कम एंटीमनी हाइड्राइड का, और लास्ट में आपका बिस्मिथ हाइड्राइड का। ये ऑर्डर आपका बॉन्ड एंगल का होता है जो आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन बड़ा आसान सा है। देखिए, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या करती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है ना। ये बताया था कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिक्रीज करती है। तो नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है, देखिए ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, है ना। तो यहां से क्या होता है, यहां से मैं वो वही बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको बड़ी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जितना इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रहेंगे उतना रिपल्शन जो होगी लोन पेयर के साथ वो ज्यादा होगी। लोन पेयर ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम यहां से ही कह सकते हैं, या हम सीधा ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल आपका होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो जितना साइज छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके आसपास होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके आसपास होगी उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी, जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप की साइज बढ़ जाता है, तो साइज बढ़ने की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो आपका क्या करता है, इस केस में रिड्यूस करता है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी बॉन्ड एंगल की, कि हाउ बॉन्ड एंगल वेरी फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू नेक्स्ट एंड दैट नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है वो क्या है, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हीट करने पर भी जो कंपाउंड कितना स्टेबल है, डिसोसिएट तो नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी की बात है वो क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है,
ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल एटम है आपका और जो हाइड्रोजन आपका है उसके बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा ही आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए भाई सिंपल सी बात है कि ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों के साइज में कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, तो जो ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में वो बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होगी क्योंकि सेम साइज के एटम्स हैं, सिमिलर ही सेम मतलब, तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, वो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ जाता है इस तरीके से, ये तो सेम रहेगा हाइड्रोजन, तो साइज बढ़ने से क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है आपकी वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, और क्योंकि ओवरलैपिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अच्छे से नहीं हो पाती है, इसी वजह से बॉन्ड जो बनता रहता है वो वीक होता जाता है, और बॉन्ड वीक होने की वजह से उसको ब्रेक करना इजी हो जाता है, ब्रेक करना इजी हो जाता है, तो इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी उसकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू वीक ओवरलैपिंग या ड्यू टू डिक्रीज इन द extent of overlapping, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन on moving down the group, and so thermal stability decrease। तो ये आपका एक रीजन था थर्मल स्टेबिलिटी का। दैट मीन्स कि इस केस में आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, अमोनिया, फिर PS3, फिर ASS3, फिर SBS3, फिर बिस्मिथ। तो ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम बात डिस्कस कर सकते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर को। जो जितना आसानी से H देगा मतलब वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बन सकता है। सिंपल सी बात है, जो जितना आसानी से H देगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर सकता है। तो यहां से हमें साफ दिख रहा है भैया कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो हमारा है वो डिपेंड किस पे करता है, थर्मल स्टेबिलिटी पे तरीके से डिपेंड करता है। तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट ऑर्डर जो है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का आएगा। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है आपका वो बिस्मिथ का होता है, और सबसे कम जो होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका वो अमोनिया का होता है। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल इसका अपोजिट है, रीजन भी सेम वही है, क्योंकि यहाँ H को ब्रेक करना आसान है, तो H आसानी से दूसरे के लिए अवेलेबल है, H दूसरे के लिए अवेलेबल है तो उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग फैक्टर जो है वो शो कर सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी और बता दी मैंने आपको अबाउट द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी बच गई हमारी वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी थी वो थी हमारी बेसिक कैरेक्टर। यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बेसिक कैरेक्टर से भी। देखिए यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां पर ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ये लोन पेयर होता है। ठीक है, तो आने वाला जो लुईस एसिड है वो आसानी से स्पेयर पे अटैक कर सकता है। अब क्योंकि साइज बढ़ जाता है एटम का, साइज बढ़ जाता है, तो नॉर्मल सी बात है वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लोन पेयर की वो ज्यादा फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, और ऐसा नहीं जाएंगे तो और ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगी। मतलब आने वाले न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखेगी किसी पर्टिकुलर एरिया में कि वहां इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो नॉर्मल सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद, मतलब अटैक आसानी से इस पे नहीं हो सकता है। तो जितना हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं उतना क्या हो रहा है, उतना इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। और रीजन मैंने आपको क्या दिया है, रीजन मैंने आपको वही दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है आपकी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी
जितना छोटा साइज होगा एटम का उतनी ज्यादा दिखेगी न्यूक्लियो आने वाले को, लुईस एसिड को, तो बड़ी आसानी से इस पे अटैक कर सकता है। लेकिन जितना एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, साइज बढ़ने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एटम के ऊपर वो कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से आने वाले को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखेगी, तो उसका डोनेट करने का जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और इस वजह से बेसिक रिएक्टर आपका डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, अमोनिया, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3, और उसके बाद BiH3। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्टर का ऑर्डर होता है। रीजन क्या दोगे आप कि इस तरफ हम जा रहे हैं तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम जो है वो इंक्रीज करता है, एंड सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीज, सेंट्रल एटम डिक्रीज, और क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है इस वजह से आने वाले एसिड को इतना आसानी से अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी बात, आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ गई होगी। ओके, एक ये बेसिक रिएक्टर वाला टॉपिक था। एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गई हमारी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास और कुछ बचता नहीं है, हाइड्राइड से रिलेटेड तो प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है देखिए भाई, इसमें एक जनरल सा एक्सेप्शन केस जो है वो हमें देखने को मिलता है दोनों में ही, मेल्टिंग पॉइंट में भी और बॉइलिंग पॉइंट में भी। अगर हम पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हमारा आएगा वो हमारा क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए दोनों ही बातें जो है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के साइज पे, और उससे वो डिपेंड करती है एक्चुअल में वैन डर वाल फोर्स पे। तो एक्चुअल में जो आपका ऑर्डर आपको मिलता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो बेसिकली अमोनिया का सबसे ज्यादा आपका होगा, उसके बाद फोस्फाइन का, फिर आर्सेनिक का, ये सब ऑर्डर आपको देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा आपको अमोनिया का मिलता है, फिर आपको PH3 का मिलता है, फिर आपको ASH3 का मिलता है, फिर आपको SbH3 का मिलता है, फिर आपको बिस्मिथ का मिलता है। रीजन क्या दोगे आप, रीजन ये दोगे इसमें आपको कि इसमें H बॉन्डिंग होती है, बाकियों में H बॉन्डिंग नहीं होती है, तो H बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मिलता है। बट कई बार क्या होता है, साइज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, तो साइज वाला ज्यादा फैक्टर डोमिनेट करने की वजह से कई बार क्या होता है, जो हमें ऑर्डर है वो एक्चुअल में ये मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, साइज वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट आपका थोड़ा सा, वैसे तो हाई इसका होना चाहिए इसमें H बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहां भी ज्यादा ये वाला साइज वाला फैक्टर जो वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, तो साइज वाले फैक्टर की वजह से वैन डर वाल फोर्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं H बॉन्डिंग से भी, इस वजह से इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। कुछ बुक्स में तो यही ऑर्डर दिया हुआ है, बट एक्चुअल में ये वाला ऑर्डर भी आपका पेपर में कई बार आपसे पूछ लेते हैं नीट वगैरह में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अमोनिया का ही होता है, उसके बाद आपका SbH3 का होता है, फिर आपका ASH3 का होता है, फिर आपका PH3 का होता है। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी है, और पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हाइड्रोजन के लिए। इसी की प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बस आपकी, कि किस किस तरह से ऑर्डर आपका पूछ सकते हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।